हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सत्यव्रत षडंगी एंड हम आपके लिए लेके आए हैं ये हमारा न्यू चैनल फ्रेंड्स हब। और आज अगस्त 1 है और अगस्त का पहला दिन है। अगस्त महीना शुरू हो चुका है और इसी के साथ ही अभी CHSL का भी एग्ज़ाम का शुरुआत होने वाला है। कल से या आज से नहीं पता, लेकिन अभी शुरू हो जाएगा। और अगस्त 1 अगर आज के स्पेशलिटी हम देखें आज के दिन का, तो आज नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे भी है और आज ही के दिन वर्ल्ड वाइड वेब डे को भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम इसी चैनल में आपको हमारे तरफ से जितना हो सके एफर्ट्स देके जो एसएससी और रेलवे का जो सिलेबस है, जीके पोर्शन, जैसे कि हो गया आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब का आपको टॉपिक वाइज हम लोग आपको वीडियो बना के आप तक पहुंचा सके। तो प्लीज़ आप सब लोग हमको कोऑपरेट कीजिए और हमारा वीडियो को एंड तक देखें और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए आपके कौन सा टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, या हम कौन सा आपके हिसाब से आप लोग को हम कौन सा टॉपिक में कौन सा टॉपिक का प्रोवाइड कर सके जो आपके नीड है, जो आपको हेल्प कर सके। तो आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा और कोऑपरेशन रहा तो हम लोग ज़रूर आपके लिए वो हर एक चीज़ उपलब्ध करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। थैंक यू। तो आज का जो चैप्टर है, आज हम शुरुआत कर रहे हैं जियोग्राफी पोर्शन से। आज ज़्यादा तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये पहला वीडियो है मेरा भी और ये हमारा चैनल का भी। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है कॉस्मोलॉजी और ये सबसे पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है जियोग्राफी का, कॉस्मोलॉजी। चलिए देखते हैं इसमें है क्या, इसमें क्या क्या पढ़ना है और एग्जामिनर हमको कितना पूछ सकता है, इसमें से क्या क्या आ सकता है क्वेश्चन। चलिए, तो कॉस्मोलॉजी का मतलब होता है कि लॉजी जो होता है वो आता है एक वर्ड से लोगस बोल के। तो ये जो लोगस होता है ना, इसका मतलब होता है टू स्टडी। और जो कॉस्मोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ यूनिवर्स और द साइंस ऑफ द यूनिवर्स। मतलब यूनिवर्स के बारे में पढ़ना या फिर यूनिवर्स का जो साइंस है, यूनिवर्स है क्या, कैसा है, यूनिवर्स में क्या क्या है, क्या क्या छुपा है, या फिर जो भी हम लोग आज तक जान पाए हैं, जितना भी हम लोग के पास नॉलेज है, उसी को ही बोला जाता है, उसी के बारे में ही पढ़ने को बोला जाता है कॉस्मोलॉजी। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इसमें बस हम लोग को फंडामेंटली क्लियर होना चाहिए कि क्या है ये चीज, क्या जानना है। और बाकी बाकी एग्जामिनर जो जो पूछ रहा है, जो जो पूछने वाला है, जो जो पूछ चुका है, ऐसे ही चीजों को लेके हम आगे चलेंगे और आगे जितना चाहिए उतना ही पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ थ्योरी के बारे में, जैसे कि जियोसेंट्रिक थ्योरी। जो जियोसेंट्रिक थ्योरी होता है, ये क्लैडियस टोलेमी देते हैं हम लोग को। और ये कौन है क्लैडियस टोलेमी? ये है एक्चुअली एक इजिप्शियन साइंटिस्ट है, इजिप्ट से बिलोंग करते हैं। और ये जो है ना, ये कौन कौन सा फील्ड में काम कर चुके हैं? ये मैथमेटिशियन भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, एस्ट्रोलॉजर भी थे और जियोग्राफर भी थे। और यही नहीं, और सुनिए, यही नहीं, वो म्यूजिक थ्योरिस्ट भी थे। मतलब एक बंदा क्या क्या नहीं कर चुका था उस टाइम में, आप खुद सोच भी नहीं सकते। एक ही बंदा, आज हम लोग को एक मतलब ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट लेके पढ़ना पड़ता है, उसी उसी में हम लोग का बैंड बैंड बज जाता है। लेकिन ये लोग क्या करते थे, 1 2 3 4 5 और डिग्री करके बैठे होंगे, या क्या क्या नहीं पढ़ते हैं, क्या क्या नहीं वो एक्सप्लोर करते हैं। बहुत कुछ कर चुके हैं ये लोग। तो ये क्या बोले हैं, सिंपल सा फंडा है, ये क्या बोलते हैं कि क्लैडियस टोलेमी बोलते हैं कि, तो ये क्या बोलते हैं, सन मूव्स अराउंड द अर्थ।
तब हम लोग को कुछ पता नहीं था। हम लोग अर्थ में रहते हैं, अर्थ के बाहर क्या है, कैसा है, यूनिवर्स क्या है, ये लोग हम लोग को कुछ नहीं पता था। ये लोग क्या करते थे ना, एक एक थ्योरी देते थे। ठीक है, अब मान लीजिए थ्योरी क्या है। दो चीज होता है, एक होता है थ्योरी और एक होता है लॉ। जो लॉ होता है ना वो एक ऑब्जर्वेशन होता है, और जो थ्योरी होता है वो उसी ऑब्जर्वेशन का एक्सप्लेनेशन होता है। ठीक है, तो ये लोग थ्योरी देते हैं, मतलब उनको जो लगा, जो भी स्टडी किए, वो लोग दे दिए एक एक थ्योरी। तो वो सिंपली बोलते हैं कि सन्स मूव अराउंड द अर्थ, मतलब अर्थ एक जगह कांस्टेंट है और ये जो सन है ये उसी के चारों तरफ घूमता है। अब भाई ऐसे कैसे मान ले हम लोग कि सन जो है वो मतलब घूमता है अर्थ के चारों तरफ, और अर्थ जो है वो कांस्टेंट उसी उसी के प्लेस में है, वही उसी के जगह पे है। तो फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया टाइम, और भी साइंटिस्ट आए और वो लोग भी अपना अपना थ्योरी देने लगे। तो उसके बाद, ठीक उसी के बाद हेलियोसेंट्रिक थ्योरी देते हैं एन कॉपरनिकस। इनका पूरा नाम है निकोलस कॉपरनिकस। ये क्या करते हैं ना, ये बोलते हैं कि ऑल प्लैनेट्स आर मूव अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल पाथ, मतलब जितने भी प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ घूमते हैं इन एलिप्टिकल पाथ। ठीक है, जो कोपरनिकस थे वो थे पोलैंड के साइंटिस्ट थे, और वो एस्ट्रोनॉमिस्ट भी थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, मैथमेटिस्ट भी थे, और पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स के बैकग्राउंड से भी वो बिलोंग करते थे, मतलब वो पॉलिटिक्स के फील्ड में भी थे तब। तो हम लोग को ज्यादातर ये नहीं पूछेगा कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो कहाँ कहाँ, मतलब कौन कौन सा फील्ड में वो काम कर चुके हैं, ये नहीं पूछेंगे। लेकिन वो क्या बोले हैं ये पूछ सकता है, तो हम लोग को जानने के लिए जरूरी है ये। तो हम लोग को जितना चाहिए उतना जानेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब इसके बाद गैलीलियो गैलीली आते हैं, जो कि एक टेलीस्कोप इन्वेंट करते हैं, और वो डिस्कवर करते हैं जुपिटर और उसी का चार सैटेलाइट। और वो जो चार सैटेलाइट होते हैं उन उन सब का नाम क्या है। एक होता है गैनीमेड, एक होता है कैलिस्टो, और एक होता है यूरोपा, और एक होता है आईओ। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर लिया है लिख के, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ। ठीक है, ये देखिए। अरे यार पेन का क्यों नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम है। देखते हैं अभी। ठीक है, अभी आ गए। ये देखिए यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, गैनीमेड, कैलिस्टो, यूरोपा एंड आईओ। और इसको जो है कौन इन्वेंट किया था, तो ये होते हैं गालीलियो गैलीली। तो ये उनका एक टेलीस्कोप इन्वेंट किए, और उसी टेलीस्कोप के हेल्प से जुपिटर और उसका चार सैटेलाइट गैनीमेड, कैलिस्टो, यूरोपा एंड आईओ, ये चारों को वो इन्वेंट करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं केपलर। ठीक है ना। अब देखिए ये केपलर कौन थे। ठीक है, इनका पूरा नाम था जोहानस केपलर। और ये जो केपलर थे ना, ये बिलोंग करते थे जर्मन से, जर्मनी, जर्मन से। ठीक है, और इन्होंने तीन लॉ दिए हैं, तीन लॉ। जो फर्स्ट लॉ है इसको बोला जाता है केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। बहुत सिंपल सा चीज है, ज्यादा दिमाग में लेना नहीं है, आप सिंपली समझ लीजिए, रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो केपलर फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं। केपलर अपने फर्स्ट लॉ में बोलते हैं कि each planet moves along the sun's elliptical path and the sun is on one of the ellipses of that ellipse। ठीक है, वो बोलते हैं कि जो सन है वो, सॉरी, जो प्लैनेट है वो सन के रिगार्डिंग, मतलब सन के एक एलिप्टिकल पाथ में वो मूव करते हैं, घूमते हैं, रोटेट करते हैं। और
वो जो सन है, सन भी उन्हीं में से ही एक एक है, उन्हीं उन्हीं पाथ में से ही एक है। ठीक है, ठीक है, ये बोले उनका फर्स्ट लॉ में। उसके बाद उनके सेकंड लॉ में क्या बोले वो, केपलर अपने सेकंड लॉ में बोलते हैं कि when the planet is distant from the sun, its speed is minimum, and when the planet is closest to the sun, the speed of the planet is maximum. Okay, so यहाँ पे वो बोलते हैं कि जब प्लानेट, कोई भी प्लानेट जब सन के रिगार्डिंग, मतलब सन से दूर होता है, सन से दूर रहता है, तब उसका स्पीड क्या होता है, मिनिमम होता है। यहाँ पे मेंशन किया गया है सन का स्पीड मिनिमम होता है। और जब कोई भी प्लैनेट सन के पास रहता है, तब जो प्लैनेट का स्पीड होता है ना, वो मैक्सिमम होता है। और एक बार बोलता हूँ, जो प्लैनेट सन के दूर रहेंगे, उसी वक्त उसी टाइम प्लैनेट का स्पीड ज्यादा रहेगा। सॉरी, मतलब सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, उसी वक्त क्या होगा, स्पीड ऑफ द प्लैनेट मिनिमम होगा, मतलब कम होगा। और जब सन के रिगार्डिंग कोई भी प्लैनेट पास होगा, मतलब सन के पास होगा, तब क्या होगा, वो प्लैनेट का जो स्पीड होता है वो मैक्सिमम होगा। तो नियरर टू द सन मैक्सिमम स्पीड, एंड द डिस्टेंट फ्रॉम द सन मिनिमम स्पीड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, केपलर थर्ड लॉ। हाँ, और एक चीज है, यहाँ पे देखिए, ये है हमारा सन। यहाँ पे ये है एलिप्टिकल पाथ, आप जो बोल रहे हैं, ये जो है यहाँ पे जो बनाया हूं मैं, ये है एलिप्टिकल पाथ। ठीक है, और एलिप्टिकल पाथ, और ये यहाँ पे जो है ये मिनिमम डिस्टेंस है सन से अर्थ का। जब अर्थ सन से मिनिमम डिस्टेंस पे रहता है, तब उसको बोला जाता है, जो जिस दिन अर्थ सन के सबसे करीब रहता है, वो दिन होता है 3 जनवरी, और हम लोग उसको बोलते हैं पेरीहेलियन। ठीक है, पेरीहेलियन। जहां पे भी हेलियो वर्ड दिखे ना, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये सन के रिगार्डिंग बोला गया है। हेलियो का मतलब होता है सन, सन, हेलियन, हेलियो, जो भी है। यहाँ पे हम ऊपर पढ़े ना एक हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, मतलब वहां पे हेलियन, हेलियो वो होता है, सन को बोला जाता है। तो ये होता है जो मिनिमम डिस्टेंस होता है सन से, उसी दिन, किस दिन, जनवरी 3 को, 3 जनवरी को सबसे मिनिमम डिस्टेंस रहता है अर्थ और सन के बीच, और उसी दिन को बोला जाता है पेरीहेलियन। और 4 जुलाई होता है जब अर्थ और सन के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, और उसी दिन को बोला जाता है एपीहेलियन। ये रहा एपीहेलियन। ठीक है, तो अब आते हैं केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन में, जहां पे केपलर ये बोलते हैं कि द प्लैनेट्स रोटेशन साइकिल ऑफ द सन, द स्क्वायर ऑफ टी इज प्रोपोर्शनल टू द थर्ड ऑफ पावर ऑफ द सेमी लॉग एक्सिस ए ऑफ इट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट। मतलब टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये बोल दिए केपलर। अब हमको समझना है कि ये क्या चीज है। इंग्लिश पढ़ के तो कुछ घंटा समझ में नहीं आया हम लोग को। अब देखते हैं ये है क्या। तो केपलर जो थे वो बोले कि अगर जो एलिप्टिकल पाथ होता है, ये जो एलिप्टिकल पाथ होता है, मान लीजिए यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन है, और यहाँ पे कोई प्लानेट है जो कि सन के चारों तरफ रोटेट कर रहा है। ठीक है, अगर अगर ये जो एलिप्टिकल पाथ है, एक किसका, एक प्लानेट का, अगर ये एलिप्टिकल पाथ का अगर रेडियस बढ़ता है,
अगर ये एलिप्टिकल पाथ का रेडियस बढ़ता है, सपोज अभी इतना है, ये बढ़ के सपोज इतना हो जाता है, तो ऑफ कोर्स हम बोल सकते हैं कि ये जो प्लैनेट पहले था इधर, इसको घूमने में जितना टाइम लगता था या लगता है, उससे ज्यादा टाइम लगेगा। कॉन्फर्म। क्यों क्यों लगेगा? क्योंकि इसका जो रेडियस है ये बढ़ गया। तो यहाँ पे केपलर वही चीज बोलने को कोशिश किए है, या यही यही चीज बोले है कि अगर इसका रेडियस बढ़ता है, मतलब कि इसका प्लैनेट का जो एलिप्टिकल पाथ है, ये पाथ का अगर रेडियस बढ़ता है, तो टाइम भी ज्यादा लगेगा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए, या फिर एक कंप्लीट रोटेशन के लिए। क्या लगेगा? ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि रेडियस बढ़ता है। जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे टाइम भी ज्यादा लेगा। जैसे जैसे रेडियस कम होगा, वैसे ही टाइम कम लगेगा। जिस प्लैनेट का एलिप्टिकल पाथ का रेडियस जितना ज्यादा है, उसको एक कंप्लीट रोटेशन के लिए उतना ज्यादा टाइम लगेगा। जिसका एलिप्टिकल पाथ का जो रेडियस कम है, उसको उतना कम टाइम लगेगा। ये केपलर अपने थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में यही बोले हैं। अब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में तीन थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। द बिग बैंग थ्योरी, द स्टडी स्टेट थ्योरी, एंड पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। जो बिग बैंग थ्योरी है, उसको मतलब बिग बैंग थ्योरी को प्रपोज किए थे कौन? जॉर्जेस लेमेटर। ठीक है, जॉर्जेस लेमेटर। अब वो थे कौन? जॉर्जेस लेमेटर तो थे ना, वो एक बेल्जियम साइंटिस्ट थे, मतलब बेल्जियम के थे वो। और उन्होंने ये कहा था, तो जानने का इतना जरूरत है नहीं, बिग बैंग थ्योरी के इतना डीप जाने का कोई ये नहीं है, एसएससी पूछेगा नहीं हम लोग को। वो सिंपल ये पूछ सकता है कि बिग बैंग थ्योरी कौन दिए थे, और स्टेडी स्टेट थ्योरी कौन दिए थे, और उसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा। और बिग बैंग थ्योरी के बारे में पूछा गया तो आप जॉर्जेस लेमेटर आंसर दीजिएगा। ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी में ये बोला जाता है कि जो मैटर होता है ना, वो डाइल्यूट होते जाता है जैसे ही यूनिवर्स बड़ा मतलब एक्सपांड करते जाता है। मतलब यूनिवर्स एक्सपांड करते जा रहा है, और जो अपना जो मैटर है यूनिवर्स का, वो डाइल्यूट होते जा रहा है। ये बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी में। अब स्टेडी स्टेट थ्योरी में क्या बोला जाता है? स्टेडी स्टेट थ्योरी में ये बोला जाता है कि जो मैटर होता है ना, वो कॉन्स्टेंटली क्रिएटेड होते रहता है, मतलब क्रिएट होते रहता है, और यूनिवर्स एक्सपांड होते रहता है। मतलब यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, और ये जो मैटर है वो क्या है? वो क्रिएट होते जा रहा है। ठीक है। अब आता है पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। जो पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी है, इसको इस थ्योरी को देने वाले जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम है आर्थर एडिंगटन। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया आर्थर एडिंगटन। ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं? ये एक मतलब इंग्लिश साइंटिस्ट थे, और एस्ट्रोनॉमर भी थे, फिजिसिस्ट भी थे, और मैथमेटिशियन भी थे। ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं ना, हाँ ये बोलते हैं यूनिवर्स, मतलब पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी जो वो क्या बोलता है, द यूनिवर्स इज सपोज्ड टू बी एक्सपेंडिंग and contracting alternatively. That is, at present, universe is expanding, and according to pulsating theory, it is possible that at a certain time the expansion of the universe may stop by gravitational pull. They may contract again. मतलब वो बोलते हैं कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, और वो कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा अल्टरनेटिवली, या अल्टरनेटिवली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। मतलब उसी को जो मतलब बाद में जाके वो क्या बोले कि इसका जो मतलब समझाए, पूरे एक्सप्लेन किए, तब वो ये बोलते हैं कि एट प्रेजेंट, मतलब अभी जो है यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है, और ये थ्योरी के हिसाब से एक सर्टेन टाइम आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे यूनिवर्स जो है, वो जो एक्सपेंशन हो रहा है वो मतलब बंद हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा ग्रेविटेशनल पुल के वजह से, और वो
फिर से अगेन वो कंस्ट्रक्ट होने लगेंगे। ठीक है, ये होता है पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, जो कि हम लोग को आर्थर एडिंगटन दिए थे। अब देखते हैं हबल्स लॉ ऑफ रेड शिफ्ट थ्योरी। हबल्स, ये जो हबल है ना, ये एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, हबल और एक चीज किए थे वो, मतलब एक टेलीस्कोप भी इन्वेंट किए थे, हबल्स टेलीस्कोप बोल के। और वो जो थ्योरी दिए थे रेड शिफ्ट थ्योरी, वहां पे बोलते हैं कि जो रेड कलर होता है, जो रेड कलर होता है, वो उसका मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, जो कि मैक्सिमम डिस्टेंस को दिखाई देता है, या मैक्सिमम डिस्टेंस में रहता है, मैक्सिमम डिस्टेंस तक ट्रैवल करता है रेड कलर। और जो ब्लू कलर होता है उसका मिनिमम वेवलेंथ होता है, जो कि मिनिमम डिस्टेंस को कवर करता है या दिखाई देता है हम लोग को। तो हबल्स टेलीस्कोप कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 1990 को, नासा के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। और अब इसको रिप्लेस किया जा रहा है, मतलब किया जा चुका है, जेम्स वेब टेलीस्कोप से, जो कि 2021 को लॉन्च किया गया था। तो थोड़ा सा जेम्स वेब के बारे में भी देख लेते हैं। तो जेम्स वेब क्या बोलते हैं, मतलब उनका जो टेलीस्कोप जो डिस्कवर हुआ, उसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और इसको लॉन्च किया गया था 2021 के एंड में। और इसका जो लॉन्च साइट है, कहाँ पे लॉन्च किया गया था, तो ये किया गया था गुएना स्पेस सेंटर में। और ऑर्गेनाइजेशन जो लोग मतलब इसको लॉन्च किए थे, वो लोग थे यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नासा। ये लोग मिलके जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किए हैं। और अभी जो है हम लोग जेम्स वेब टेलीस्कोप के तहत, या फिर उसी के हिसाब से, उसी से ही हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं, इतना सारे तो ये लोग थ्योरी दे दिए साइंटिस्ट लोग कि ये है, वो है, वो ऐसा है, वो ऐसा नहीं है। लेकिन भाई गैलेक्सी है क्या? कॉस्मोलॉजी पढ़ रहे हैं हम, गैलेक्सी क्या है? तो गैलेक्सी is a huge collection of gas, dust, and billions of stars and their solar system. Galaxy, गैस, डस्ट पार्टिकल्स और बिलियंस ऑफ स्टार्स और उनका जो सोलर सिस्टम है, ये सब को मिला के, उन इन सब चीजों का कलेक्शन को बोला जाता है गैलेक्सी। अब ये जो गैलेक्सी है, ये जो गैलेक्सी वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जो कि गैलेक्सियस बोला जाता है। इसका मीनिंग होता है मिल्की। ठीक है, मिल्की यहाँ पे लिखा हुआ है, मिल्की। ठीक है, a reference to the Milky Way galaxy that contains the solar system। ठीक है, ये जो मिल्की, हम लोग का जो गैलेक्सी है क्या है, मिल्की वे है। तो ये जो गैलेक्सी नाम आया, इसी वजह से आया कि जो गैलेक्सियस का नाम मिल्की है, और हम लोग का जो सोलर सिस्टम का नाम है मिल्की वे है। और इसका अगर शेप के बारे में बात किया जाए, तो इसका शेप है स्पाइरल शेप है हम लोग का। ठीक है, यह है स्पाइरल शेप। और भी तीन तरह का होते हैं, जो कि एक होता है इरेगुलर होता है, एक होता है एलिप्टिकल होता है, और एक होता है स्पाइरल होता है। इनमें से हम लोग को दो चीज याद रखना पड़ेगा। जो इरेगुलर शेप होता है ना, वो गैलेक्सी सबसे यंगेस्ट होता है। इरेगुलर शेप यंगेस्ट होता है, और उसके बाद जो स्पाइरल होते हैं ना, वो ओल्डेस्ट होता है। मतलब हम लोग का जो गैलेक्सी है, हमारा जो गैलेक्सी है मिल्की वे, ये कौन सा है, स्पाइरल है, स्पाइरल शेप में है, और ये ओल्डेस्ट है। अगर इसका डायमीटर हम लोग देखें, तो इसका डायमीटर है,
तो अगर हम इसके डायमीटर के बारे में बात करते हैं, तो इसका जो डायमीटर है किसका, हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी का, ये है 100,000 लाइट ईयर। ठीक है। और जो डिस्टेंस सन सन से जो डिस्टेंस है मिल्की वे का, मतलब डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मिल्की वे का जो सेंटर है वहां से सन का जो डिस्टेंस है, उसका डिस्टेंस होता है 27,000 लाइट ईयर। 27,000 लाइट ईयर। अब कॉस्मिक ईयर क्या होता है देखते हैं। कॉस्मिक ईयर ये होता है कि टाइम टेकन बाय द सन टू रिवॉल्व इन द साइकिल ऑफ मिल्की वे। मतलब सन जो है, सन को मिल्की वे गैलेक्सी के चारों तरफ एक रिवॉल्व करने में, एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसी को बोला जाता है कॉस्मिक ईयर। अब स्पीड ऑफ सन क्या है, मतलब कितना होता है, स्पीड ऑफ सन होता है 250 किलोमीटर पर सेकेंड। अब सोच सोच सकते हैं कि मतलब एक सेकंड में 250 किलोमीटर, एक सेकंड में। और एक कॉस्मिक ईयर कब होता है, मतलब 25 करोड़ ईयर जब होता है तब उसको बोला, मतलब एक कॉस्मिक ईयर आता है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जो सन होता है उसको पूरा मिल्की वे गैलेक्सी के एक रिवॉल्व लगाने के लिए, मतलब एक राउंड, एक चक्कर लगाने के लिए 25 करोड़ ईयर्स लगता है। ठीक है। और अभी तक टिल नाउ सन इज completed approximately 15 complete rounds। ठीक है। अभी तक 15 कंप्लीट राउंड सन लगा चुका है मिल्की वे का। ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है कि मतलब AU बोला जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल्स टू होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है। अब और एक लाइट ईयर कितना होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 60,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। ठीक है। और वन पार्से कितना होता है, ये होता है 3.08 इंटू 10⁻16। 3.08 इंटू 10⁻16। और एक पार्से इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर भी होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, सॉरी, ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है ये सन और मतलब जो भी प्लैनेट का या फिर जो भी कोई सन 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 के रिगार्डिंग या सन से जो भी प्लैनेट का जो डिस्टेंस होता है उसी को बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब डिस्टेंस बिटवीन सन और जो भी चीज है। ठीक है। और उसी तरह से और एक भी गैलेक्सी है जो इसको बोला जाता है एंड्रोमेडा। तो वो एंड्रोमेडा जो है उसका डिस्टेंस कितना है मिल्की वे से, तो मिल्की वे से एंड्रोमेडा का डिस्टेंस है 2.2 मिलियन लाइट ईयर। 2.2 मिलियन लाइट ईयर, मतलब आप समझ सकते हैं 1 मिलियन है 10 लाख, 2.2 मिलियन, ये बहुत डिस्टेंस होता है, ये छोटा मोटा डिस्टेंस है नहीं। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही जानेंगे। आज हम लोग थ्योरीज के बारे में देखें, लॉस के बारे में देखें, जो भी मतलब लॉ दिए हैं, जो भी थ्योरी दिए हैं, और हमारा गैलेक्सी के बारे में जाने। और उसके बाद कॉस्मिक ईयर क्या होता है, जो यूनिट क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, लाइट ईयर क्या है, कितना है। इसमें याद रखने वाला चीज है ये सब, जो मतलब डायमीटर कितना है, ये यंगेस्ट का शेप क्या होता है, मतलब इरेगुलर होता है जब गैलेक्सी उल्टेस्ट होता है, उसका शेप क्या होता है, स्पाइरल होता है। फिर जब मतलब पेरिहेलियन कब होता है, एपीहेलियन कब होता है, ये सब याद रखने का चीज है, इसमें कुछ मतलब लॉजिक है नहीं। ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे जो कि हमारा दूसरा चैप्टर, मतलब दूसरा चैप्टर तो नहीं है, इसी चैप्टर से बिलोंग करेगा वो, उसका इसका दूसरा पार्ट है। तो ये उसमें हम पढ़ेंगे स्टार के बारे में, सन के बारे में, हमारा अर्थ के बारे में, बाकी प्लैनेट्स के बारे में,
सबसे बड़ा प्लैनेट क्या कौन सा है, छोटा कौन सा है, रैंकिंग वाइज कितने प्लैनेट है, वहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके रैंकिंग वाइज पढ़े होंगे। और जुबियन प्लैनेट क्या होता है, और एस्टेरॉइड क्या होता है, मीटियर क्या होता है, मीटियोराइट क्या होता है। ठीक है। तो आई होप कि आप सब लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। और अगर सच में अच्छा लगा है, या कोई ये मेरा पहला वीडियो है, हो सकता है कहीं पे मैं गलत बोल दिया हूँ या फिर कुछ हिंदी में गड़बड़ी हो सकता है। तो इसी की उसी उसी के लिए उसी के रिगार्डिंग अगर कोई गलती हुआ है तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। हम हमारा वहाँ वही चीज में जहाँ पे हम लोग लैग कर रहे हैं, वहीं पे हम लोग ट्राई करेंगे अपना एफर्ट ज्यादा देने के लिए। और उसी को ठीक करके सुधार के और थोड़ा आपको आपके लिए इजी करके हम लोग जो भी नोट्स या फिर जो भी कंटेंट से हम लोग आपके लिए लेके आ पाए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस। थैंक यू।